हेलो एंड वेलकम टू ऑल। आज के इस वीडियो में हम एनसीईआरटी साइंस क्लास 8 के चैप्टर 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो यानी मित्र एवं शत्रु के बारे में जानेंगे। ये जो नोट्स है वो एनसीईआरटी के बुक से बनाया गया है और एनसीईआरटी के बुक है वो जितने भी उससे क्वेश्चन जो आते हैं वो जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं या फिर अगर आप टेट या सीटेट का भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें भी जितने भी क्वेश्चंस आते हैं वो सारे एनसीईआरटी के बुक से ही क्वेश्चन आते हैं। और मैं जो ये नोट्स आपको प्रोवाइड कर रही हूँ उसमें अगर आप उसके बुक का एनसीईआरटी के बुक का क्वेश्चन आंसर भी करते हैं तो ईज़िली आप उसे कर पाएंगे और ये जो सारे नोट्स हैं वो पूरे क्रिस्टल क्लियर आपको ईज़िली समझ में भी आ जाएंगे। तो चलिए हम समझते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर टू स्मॉल एंड आर नॉट विजिबल टू द अनएडेड आइज़। माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो इतने स्मॉल होते हैं जैसे हम अपनी अनएडेड आई से यानी अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते। उसे देखने के लिए हमें किसी इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़ती है तभी हम उसे देख पाएंगे। तो उसे जिस इंस्ट्रूमेंट से देखा जाता है उसे माइक्रोस्कोप बोला जाता है। माइक्रोस्कोप से हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ईजिली देख सकते हैं। फंगस डैट ग्रोज ऑन ब्रेड कैन बी सीन विथ अ मैग्नीफाइंग ग्लास। वैसे फंगस जो आप देखते होंगे कि हमारे ब्रेड जो हम खाते हैं उस ब्रेड पे जो फंगस ग्रो कर जाते हैं उसे भी हम मैग्नीफाइंग ग्लास से ईजिली देख सकते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम किससे किससे देख सकते हैं? माइक्रोस्कोप से और मैग्नीफाइंग ग्लास से हम देख सकते हैं। नेक्स्ट समझते हैं। दे कैन लिव इन ऑल काइंड्स ऑफ इन्वायरमेंट रैंगिंग फ्रॉम आइस कोल्ड क्लाइमेट टू हॉट स्प्रिंग्स एंड डेजर्ट टू मार्सी लैंड। ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के इन्वायरमेंट में रहते हैं, जैसे कि वो आइस बर्फ़ जैसे कोल्ड क्लाइमेट में भी रह सकते हैं या फिर हॉट स्प्रिंग में भी ये सर्वाइव कर सकते हैं। आप डेजर्ट पर भी देखते होंगे या मार्सी लैंड्स जो होता है वहाँ भी ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करते हैं। तो इवन माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो हमारे इन्वायरमेंट में हर जगह सर्वाइव कर पाते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर फाउंड इन एयर, वाटर एंड इन द बॉडीज़ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। माइक्रो ऑर्गेनिज्म एयर में, वाटर में और प्लांट्स के बॉडी में और साथ ही एनिमल्स के बॉडी में भी मिलते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड इनटू बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ, एल्गी एंड वायरस। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ, एल्गी और वायरस में क्लासिफाइड किया गया है। तो हम समझ लेते हैं वायरस के बारे में। तो वायरसेज आर डिफरेंट फ्रॉम अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये जो वायरस होते हैं वो जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उनसे डिफरेंट होते हैं। दे रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द सेल्स ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म विच मे बी बैक्टीरियम, प्लांट और एनिमल। ये जो वायरस होते हैं वो जब होस्ट सेल ऑर्गेनिज्म में चले जाते हैं, होस्ट ऑर्गेनिज्म किसे कहेंगे? जैसे कि हमारा जो बॉडी है तो वो हमारा बॉडी क्या हो गया? वायरस के लिए होस्ट हो गया। तो जो भी वायरस किसी भी बॉडी में एंटर कर जाते हैं तो वो जीवित हो जाते हैं और जैसे ही वो एयर में रहते हैं वो डेड रहते हैं। और जैसे ही वायरस किसी बॉडी में या प्लांट्स हो या एनिमल्स हो किसी के बॉडी में एंटर करते हैं तो वो जीवित हो जाते हैं। तो इस तरह वो उसके बॉडी में किसी भी होस्ट सेल्स के बॉडी में एंटर करके अपने आप को रिप्रोड्यूस करते हैं और ग्रो करने लगते हैं। अब नेक्स्ट समझ लेते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो उनका बॉडी जो है वो दो टाइप से होता है। एक होता है यूनिसेलुलर और दूसरा होता है मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर मीन्स हमने जाना था कि सिंगल सेल, यानी वैसा ऑर्गेनिज्म जिसका बॉडी एक सेल से मिलकर बना होता है उसे यूनिसेलुलर कहा जाता है। और मल्टी सेलुलर मीन्स वैसा ऑर्गेनिज्म जिसका बॉडी बहुत सारे सेल्स से मिलकर बना होता है उसे मल्टी सेलुलर कहा जाता है। जैसा कि इस चैप्टर का हेडिंग ही दिया है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे फ्रेंड भी है और हमारे इनेमीज़ भी हैं। और जिस तरह माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में बताया गया कि वो हमारे फ्रेंड है, तो चलिए हम समझते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस तरह हमारे फ्रेंड है। तो पहला फर्स्ट पॉइंट है कि क्लीनिंग अप ऑफ द इन्वायरमेंट। ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये हमारे इन्वायरमेंट को क्लीन रखने में अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। फिर दिया है कि प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन। जितने भी मेडिसिन का प्रिपेयर किया जाता है लैब में, जो मेडिसिन बनाए जाते हैं वो इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से ही बनाए जाते हैं। यूज्ड ऑफ इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी। ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये हमारी सॉइल की फर्टिलिटी को भी बढ़ाता है। प्रिपरेशन ऑफ कर्ड। जो भी हम कर्ड तैयार करते हैं यानी दही, तो वो दही भी किस तरह जमता है? इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से ही हमारा दही, दूध से दही जमता है। और जो दही जमता है वो किस बैक्टीरिया के कारण जमता है? तो ये जो लैक्टोबैसिलस नाम का बैक्टीरिया होता है वो दूध को दही जमाने में मदद करता है। ये दूध से दही में कन्वर्ट करने में ये लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया ही जो है वो दूध से दही बनने में मदद करता है। नेक्स्ट समझ देते हैं प्रिपरेशन ऑफ ब्रेड एंड केक, चीज़,
इडली, पिकल्स, ETC, ये सारे जो चीज़ बनाए जाते हैं जैसे ब्रेड, केक, चीज़, इडली, ये सारे भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ही हेल्प से भी बनते हैं। जैसे आप सब देखते होंगे कि जो इडली बनाया जाता है तो इडली में भी जो होता है वो फर्मेंटेशन का प्रोसेस होता है, जिसके थ्रू बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक बार में उसमें डेवलप करने लगते हैं और वो जो इडली है वो फूलने लगता है। और जो आप देखते होंगे कि ब्रेड बनाया जाता है, केक बनाया जाता है, उसमें भी जो ब्रेड या केक बनता है उसमें कौन से बैक्टीरिया जो है वो अपना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो उसमें होता है ईस्ट। ईस्ट जो होता है वो कैसा ऑर्गेनिज्म है? ईस्ट जो है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। ये जो ईस्ट है, ईस्ट में फर्मेंटेशन का प्रोसेस होता है जिसके थ्रू ये जो है अपने आप को ग्रो करने लगते हैं, यानी अपने आप को रिप्रोड्यूस करने लगते हैं और बहुत सारे ईस्ट वहाँ डेवलप होने लगते हैं। नेक्स्ट समझ लेते हैं प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, वाइन एंड एसिटिक एसिड, जिसे विनेगर भी कहा जाता है। तो ये सारे भी किस तरह बनते हैं? ये सारे भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही बनाए जाते हैं। जैसे देखे होंगे कि ईस्ट, ये जो ईस्ट का यूज है, हमने ईस्ट के बारे में जाना यहाँ। तो ईस्ट का जो यूज है वो कमर्शियल प्रोडक्शन में भी किया जाता है। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन कर रहे हैं किस ऑर्गेनिज्म का जो यूज है वो कमर्शियल प्रोडक्शन में किया जाता है, तो ईस्ट का यूज कमर्शियल प्रोडक्शन में किया जाता है। और इससे ही ईस्ट के यूज करके ही हम अल्कोहल, वाइन, ये सब बनाए जाते हैं। आप देखते होंगे कि जो अंगूर का या फिर जितने भी साइट्रस होते हैं फ्रूट्स, उससे अल्कोहल या वाइन बनाए जाते हैं। जो इसमें क्या होता है, ईस्ट जो बैक्टीरिया होता है वो उसमें डाल दिया जाता है और ईस्ट क्या करता है, अपने आप को रिप्रोड्यूस करने लगता है और अपने नंबर्स को बढ़ा लेता है, जिसके कारण ये जो है अल्कोहल या वाइन बन पाते हैं। हम समझ लेते हैं फर्मेंटेशन को। तो फर्मेंटेशन इज़ अ प्रोसेस। फर्मेंटेशन का एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है जिसके थ्रू जितने भी सबस्टांसेज होते हैं उसका ब्रेकडाउन किया जाता है सिंपल सबस्टांसेज में। जैसे कि ग्रेप्स यानी अंगूर जो होता है, तो अंगूर से ही हम जानते हैं कि अल्कोहल, वाइन, ये सारे चीज़ बनाए जाते हैं। तो उसमें क्या होता है, अंगूर यानी कोई सबस्टांस है तो उसको सिंपल सबस्टांसेज में, ये जो ईस्ट होता है उसको सिंपल सबस्टांसेज में कन्वर्ट कर देता है। तो ये जो प्रोसेस है जिसके थ्रू सिंपल सबस्टांसेज में कन्वर्ट किया जाता है वही क्या कहलाता है, फर्मेंटेशन कहलाता है। लुईस पास्चर डिस्कवर फर्मेंटेशन इन 1857। मीन्स 1857 में लुईस पास्चर ने फर्मेंटेशन को डिस्कवर किया था। पेनिसिलिन वॉज डिस्कवर बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इन 1929। पेनिसिलिन नाम का जो एंटीबॉडी है, यानी पेनिसिलिन क्या है, एक एंटीबॉडी है। तो पेनिसिलिन को डिस्कवर किया गया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। उन्होंने 1929 में इसे डिस्कवर किया। ये पेनिसिलिन किस तरह डिस्कवर किया गया? तो जब अलेक्जेंडर फ्लेमिंग अपने लैब में कुछ वर्क कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक छोटे से जार में बहुत सारे मोल्ड लगे थे। मोल्ड मीन्स फफूंद वहाँ लगे थे। तो उस मोल्ड्स को, और वहाँ पे कुछ बैक्टीरिया भी थे। तो ये जो मोल्ड्स था वो बैक्टीरिया के डेवलपमेंट को रोक रहे थे, यानी बैक्टीरिया को डेवलप नहीं होने दे रहे थे। तो इस तरह उन्होंने जब डिस्कवर किया तो उसके बाद उन्होंने एक एंटीबायोटिक बनाई और उस एंटीबायोटिक का नाम दिया पेनिसिलिन। ये जो पेनिसिलिन नाम का एंटीबायोटिक था वो फंगी और बैक्टीरिया से मिलकर, कोई भी एंटीबायोटिक्स जो बनाए जाते हैं वो फंगी और बैक्टीरिया को मिलाकर बनाए जाते हैं। और ये जो एंटीबायोटिक्स होते हैं वो जो हमारे डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं हमारे बॉडी में, उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर देते हैं या फिर उसके ग्रोथ को स्टॉप कर देते हैं। देखिए जैसे बताया गया कि मेडिसिन्स विच किल या स्टॉप द ग्रोथ ऑफ द डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड एंटीबायोटिक्स। मीन्स वैसे मेडिसिन्स जो डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, यानी रोग को उत्पन्न करने वाले जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी में जो एंटर कर जाते हैं, तो उसके जो डेवलपमेंट को या उसके ग्रोथ को ये जो एंटीबायोटिक्स लेते हैं हम, तो वो जो एंटीबायोटिक्स होते हैं उसके ग्रोथ को, उसके डेवलपमेंट को स्टॉप कर देते हैं या फिर वो जो बैक्टीरिया होता है उसे किल भी कर देते हैं, वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी में एंटर कर जाते हैं। और ये जो एंटीबायोटिक्स होते हैं वो फंगी और बैक्टीरिया के द्वारा ही बनाए जाते हैं। स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन एंड इरेथ्रोमाइसिन आर सम ऑफ द कॉमनली नोन एंटीबायोटिक्स। ये जो कुछ नाम दिए गए हैं, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और इरेथ्रोमाइसिन, ये एंटीबायोटिक्स के कुछ कॉमन नेम हैं जिसे कॉमनली लोग जानते भी हैं इस तरह के एंटीबायोटिक्स को। अब देखिए वैक्सीन के बारे में बताया गया कि वैक्सीन वर्क्स जस्ट लाइक एंटीबॉडीज। वैक्सीन जो है, जो हम लेते हैं टीका, अभी आप सुन रहे होंगे कोविड का वैक्सीन लग रहा है, तो ये वैक्सीन जो है वो भी जस्ट लाइक एक एंटीबॉडी जैसा काम करता है। आप समझते हैं कि एंटीबॉडी क्या होता है? तो एंटीबॉडी जो होता है वो हमारे बॉडी में
अपने आप बन जाते हैं। जैसे देखिए, अगर कोई डिजीज़ हमें अटैक कर रहा है, जैसे मान लीजिए अगर हमें कफ़ कोल्ड हो गया, सर्दी खांसी हो गई, तो अगर हम देखते हैं कि कभी कभी हम मेडिसिन नहीं भी लेते हैं तो हमारा कफ़ कोल्ड ठीक हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो उस जो कफ़ कोल्ड होता है उसके अगेंस्ट में हमारे बॉडी में एंटीबॉडीज़ बनने लगते हैं, और ये जो एंटीबॉडीज़ होते हैं उस कफ़ कोल्ड के माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर देते हैं या उसके ग्रोथ को स्टॉप कर देते हैं, जिस कारण ये जो एंटीबॉडी है वो हमारे शरीर को, जो है हमारे बॉडी को डिफरेंट टाइप्स के डिजीज़ से बचाता है। फिर अगर दूसरा कोई डिजीज़ हमारी बॉडी पर अटैक करता है, जैसे कभी कभी देखते होंगे कि आप बहुत ज़्यादा हाई फीवर हो गया, या फिर कभी पॉक्स भी लोगों को हो जाता है, तो वो चिकन पॉक्स हो गया या स्मॉल पॉक्स हो गया, तो पॉक्स का वो मेडिसिन्स नहीं भी लेते हैं। तो अगर जो लोग मेडिसिन्स नहीं लेते हैं तो उससे क्या होता है कि अगर मेडिसिन्स नहीं ले रहे हैं फर्स्ट टाइम में, तो हमारी बॉडी में इसके अगेंस्ट में भी एंटीबॉडी बनने लगता है। और ये जो एंटीबॉडी होता है वो उस जो डिजीज़ के फैक्टर होते हैं, जैसे जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गया या फिर जो भी पैथोजेंस, या जिसे एंटीजन भी कह सकते हैं हम, जो एंटीजन आता है, जो बाहरी फैक्टर जो हमारे बॉडी में एंटर कर जाता है उसे हम एंटीजन भी कहते हैं। तो जब वो एंटीजन हमारे बॉडी में एंटर कर जाएगा तो हमारे बॉडी में क्या बना होता है? एंटीबॉडी बना होता है, जो एंटीबॉडी उस एंटीजन को किल कर देता है। तो इस तरह वैक्सीन भी हम देखते हैं, जो हम कोविड से बचने के लिए वैक्सीन ले रहे हैं, तो वो वैक्सीन क्या कर रहा है? वो हमें हमारे बॉडी में एंटीबॉडी को प्रिपेयर कर रहा है। और ये जो एंटीबॉडी है वो अगर जब भी हमें कोविड का जो कोविड वायरस जो है वो हमारे बॉडी में एंटर करेगा, उसका वायरस, तो इसका जो हमारे बॉडी में हमने वैक्सीन लिया है, तो वैक्सीन क्या किया है? हमारे बॉडी में एंटीबॉडी बना दिया गया है वैक्सीन के द्वारा। तो जब वो वायरस हमारे बॉडी में अटैक करेगा तो ये जो एंटीबॉडी है उस वायरस को किल कर देगा या फिर उसके ग्रोथ को स्टॉप कर देगा। तो इस तरह ये जो एंटीबॉडी है हमारे बॉडी को डिफरेंट टाइप्स के डिजीज़ से और फिर डिफरेंट टाइप्स के माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचाता है। Disease like cholera, tuberculosis, smallpox and hepatitis can be prevented by vaccination. डिफरेंट टाइप्स के डिजीज जैसे कि कॉलरा, ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी, स्मॉल पॉक्स या हेपेटाइटिस जो है वो वैक्सीनेशन के थ्रू इन सबको प्रिवेंट किया जा सकता है, इन सब से बचा जा सकता है। एडवर्ड जेनर डिस्कवर्ड द वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स इन 1798। एडवर्ड जेनर ने स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन डिस्कवर किया था 1798 में। द नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया आर या फिर ब्लू ग्रीन algae इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी। जो नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया होता है या फिर ब्लू ग्रीन एल्गी होता है, ये हमारे सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं, जिसे कॉमनली कॉल्ड बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स, जिसे कॉमनली हम क्या कहते हैं? बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स कहते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स किसे किसे कहा जाता है, तो साइनोबैक्टीरिया या फिर जिसे हम ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम से जानते हैं उसे बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स कहा जाता है। ये क्या करते हैं? तो जो भी हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन है, तो ये जो नाइट्रोजन है तो उस नाइट्रोजन को ये जो बैक्टीरिया होते हैं, वो जो नाइट्रोजन हमारे एटमॉस्फेयर में वो गैसियस फॉर्म में होता है, तो ये जो बैक्टीरिया है उस नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं एनवायरनमेंट से, एटमॉस्फेयर से ले लेते हैं, फिर उसको ये इस तरीके का बना देते हैं जिससे कि ये सॉइल को मिल सके, और ये क्या करते हैं? ये नाइट्रोजन को सॉइल में मिला देते हैं। तो इस तरह ये जो बैक्टीरिया है ये नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के नाम से जाने जाते हैं, क्योंकि ये सॉइल में नाइट्रोजन को फिक्स कर देते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन जो वो हमारी सॉइल के लिए भी ज़रूरी है, इसलिए ये जो बैक्टीरिया है वो क्या कहलाते हैं? नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के नाम से जाने जाते हैं। अब हम समझ लेते हैं कुछ हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जैसे हमने जाना कि किस तरह माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे फ्रेंड्स हैं, तो हम समझ लेते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस तरह हमारे लिए हार्मफुल है। डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड पैथोजेंस, मीन्स वैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डिजीज़ कॉज करते हैं, जिनके कारण डिजीज़ होती है, तो उस तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म को पैथोजेंस कहा जाता है। याद रखेंगे कि वैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डिजीज़ कॉजिंग होते हैं, यानी जिनके कारण डिजीज़ होता है, उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को पैथोजेंस के नाम से जाना जाता है। Microbial disease that can spread from an infected person to a healthy person through air, water, food or physical contact are called communicable disease. Means
वैसे डिजीज़ जो इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में एयर के थ्रू, वाटर के थ्रू, फूड या फिर फिजिकल कांटेक्ट से फैलते हैं तो उस तरह के डिजीज़ को कम्युनिकेबल डिजीज़ कहते हैं हम। जैसे कि कॉलरा, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स या फिर ट्यूबरक्लोसिस। तो इस तरह के डिजीज़ को क्या कहा जाता है? कम्युनिकेबल डिजीज़। जैसे कि देखते होंगे ट्यूबरक्लोसिस जो होता है वो टीबी, जिसे शॉर्ट में टीबी भी कहा जाता है। तो ये जो टीबी है वो खांसने से या थूक, स्पुटम जो होता है यानी खखार इधर उधर फेंक देने से इसके जो पैथोजेंस है वो एयर में घूमते रहते हैं और फिर जो हेल्दी पर्सन होता है उसके बॉडी में जब वो सांस लेता है तो उसके थ्रू एंटर कर जाते हैं। तो इसके हमने जाना कि ये क्या हुआ, इसके जो डिजीज़ कॉजिंग फैक्टर हैं वो कहाँ रहते हैं? एयर में घूमते रहते हैं, या फिर जब ये एयर जो उसके स्पूटम के ड्रॉपलेट्स है वो कहीं रहेंगे, अगर उस पर कोई इंसेक्ट भी जाएगा और जाके उसके थूक पे जाके बैठ जाएगा, फिर वही इंसेक्ट आके हमारे खाने पे बैठ जाएंगे तो उससे भी ये डिजीज़ फैलता है। तो इस कारण ये डिजीज़ एयर से, वाटर से, फूड से या फिज़िकल कांटेक्ट में आने से, वैसे डिजीज़ जो एयर से, वाटर के थ्रू या फिर फिज़िकल कांटेक्ट में आने के थ्रू फैलते हैं उसे हम कम्युनिकेबल डिजीज़ के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या बताया गया कि व्हेन अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम कॉमन कोल्ड, स्नीज, फाइन ड्रॉपलेट्स ऑफ मॉइस्चर कैरिंग थाउजेंड्स ऑफ वायरसेस आर स्प्रेड इन द एयर, द वायरस में इंटर द बॉडी ऑफ अ हेल्दी पर्सन वाइल ब्रीदिंग एंड कॉज इन्फेक्शन। मीन्स कि जब कोई पर्सन जो है वो कॉमन कोल्ड, स्नीज से सफ़र हो तो उसके जो फाइन ड्रॉपलेट्स होते हैं वो मॉइस्चर में कैरी करते रहते हैं और थाउजेंड्स ऑफ वायरसेस जो होते हैं वो एयर के थ्रू फैल जाते हैं। और इसके थ्रू हमने जाना, मैंने भी पहले भी आपको बता दिया, वही बात यहाँ लिखा भी है कि फिर वायरस जो है वो एक हेल्दी पर्सन की बॉडी में इंटर कर जाते हैं एयर के थ्रू। तो इसलिए कहा गया कि वाइल ब्रीथिंग एंड कॉजिंग इन्फेक्शन है, जब हम ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं तो वो जो इन्फेक्टेड होता है पर्सन उसके थ्रू, एयर के थ्रू होते हुए जो कॉजिंग डिजीज़ के फैक्टर्स होते हैं वो हमारे बॉडी में इंटर कर जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि जब भी आप स्नीजिंग करते हैं या आपको कोल्ड कफ है तो आप अपने फेस को कवर करके ही स्नीजिंग कीजिए, क्योंकि इससे आप भी सेफ़ रहेंगे और दूसरों को भी आप सेफ़ रखने में अपना रोल प्ले करेंगे। तो इस तरह कहा जाता है कि या फिर अगर आपको कोल्ड कफ नहीं भी है फिर भी अगर आप बाहर निकलते हैं, देखिए कि जहाँ क्राउडेड एरिया है तो उस क्राउडेड एरिया में अपने फेस को कवर करके ही रखना चाहिए। सम इंसेक्ट्स एंड एनिमल्स ऑल्सो एक्ट एज कैरियर्स ऑफ डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स। कुछ इंसेक्ट्स या एनिमल्स भी होते हैं जो डिजीज़ को कैरी करते हैं, जैसे हाउस फ्लाइज, मॉस्किटो, ये भी क्या करते हैं, ये भी डिजीज़ फैलाते हैं। ये हाउस फ्लाइज के थ्रू भी, हाउस फ्लाई जो है वो गंदी जगहों पे बैठती है, मॉस्किटो भी बैठता है फिर आकर हमारे खाने पे बैठ जाएगा तो उससे भी क्या होंगे, बहुत सारे डिजीज़ फैलते हैं। तो ये कैरियर का काम करती है, डिजीज़ को फैलाने का काम करती है। फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो विच कैरीज द पैरासाइट ऑफ मलेरिया। ये जो फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो होता है वो मलेरिया के पैरासाइट को कैरी करता है। जैसे देखे होंगे कि ये जो मलेरिया नाम की जो बीमारी है, मलेरिया, वो क्यों होती है, तो ये जो जब हमें फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो काट लेता है तो वो क्या फैलाता है, उसके काटने के कारण हमें मलेरिया हो जाता है। ये मलेरिया कैसा डिजीज़ है, प्लाज्मोडियम वायरैक्स है, ये प्रोटोजोअन डिजीज़ है। मलेरिया कैसा डिजीज़ हो गया, प्रोटोजोअन डिजीज़, और ये किसके कारण होता है, तो ये फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो के काटने के कारण होता है। नेक्स्ट देखिए बताया गया कि फीमेल एडीज मॉस्किटो, ये जो फीमेल एडीज मॉस्किटो है एक्ट्स एज अ कैरियर ऑफ डेंगू। ये जो फीमेल एडीज मॉस्किटो, उसके कारण क्या होता है, तो इसके काटने के कारण डेंगू हो जाती है। तो इन सब से कैसे बचा जाएगा, इस मॉस्किटो से कैसे बचेंगे, तो अब हमें नेट का यूज करना चाहिए, यानी मच्छरदानी का यूज करना चाहिए। और कहीं भी वाटर हम देख रहे हैं कि कहीं भी वाटर जमा है तो वहाँ पे हमें वाटर नहीं जमने देना चाहिए। जो भी लैंड है उस लैंड को ड्राई रखना चाहिए। कहीं भी का भी जो एरिया है जहाँ हम रह रहे हैं तो उस एरिया को हमें क्लीन रखना चाहिए, ड्राई रखना चाहिए, कहीं भी पानी को नहीं जमने देना चाहिए। जिससे हम, अगर हम जानते हैं कि ये जो मॉस्किटो है उसका जो ब्रीडिंग्स होती है, यानी मॉस्किटो जो अंडे देते हैं वो पानी जहाँ जमा होता है उसी इलाके में जाकर अंडे देते हैं। तो अगर हम पानी को नहीं जमने देंगे तो ये मॉस्किटो में ब्रीडिंग भी नहीं हो पाएगा, जिसके कारण उसकी संख्या नहीं बढ़ेगी।
तो इस तरह हम मॉस्किटो को और मॉस्किटो से होने वाली डिजीज़ को रोक सकते हैं। चलिए हम कुछ ह्यूमन डिजीज़ जान लेते हैं और किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ये डिजीज़ होते हैं और इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, यानी किस तरह ये फैलते हैं, उसके बारे में भी जान लेते हैं। तो सबसे पहले दिया ट्यूबरक्लोसिस, जिसे टीबी कहते हैं। ये जो टीबी होता है वो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक बैक्टीरिया के कारण होता है। यानी टीबी किसके कारण होगा? बैक्टीरिया की वजह से। और इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या, यानी ये कैसे फैलते हैं? तो ये बाय एयर फैलते हैं। नेक्स्ट मेसल्स वायरस के थ्रू होने वाला डिजीज़ है और ये भी बाय एयर ही फैलता है। नेक्स्ट दिया है चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स जो होता है वो वायरस के कारण होता है और ये इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन है कि ये एयर के थ्रू फैलेगा या किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आने से भी ये डिजीज़ फैलते हैं। नेक्स्ट दिया है पोलियो। तो पोलियो वायरस के कारण होता है और इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन है कि ये एयर के थ्रू या फिर वाटर के थ्रू फैलते हैं। नेक्स्ट दिया है कॉलरा। कॉलरा जो डिजीज़ है वो बैक्टीरिया के कारण होता है और ये जो है इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन है कि ये वाटर या फिर फूड, अगर हम इन्फेक्टेड वाटर या फिर इन्फेक्टेड फूड खा लेते हैं तो उसमें जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं वो बैक्टीरिया हमारे बॉडी में एंटर कर जाएंगे, जिसके कारण लोगों में कॉलरा नामक डिजीज़ हो जाती है। फिर है टाइफाइड। तो टाइफाइड जो होता है वो होता है बैक्टीरिया के कारण। सैल्मोनेला टाइफी नाम का एक बैक्टीरिया है जिसके कारण ये टाइफाइड हो जाते हैं। तो ये भी किसके कारण होता है? ये भी वाटर के कारण, यानी जो कंटेमिनेटेड वाटर होता है यानी दूषित पानी होता है उसे अगर हम पी लेते हैं तो उसके कारण हमें टाइफाइड हो जाती है। नेक्स्ट दिया है हेपेटाइटिस ए। हेपेटाइटिस ए जो है वो वायरस के कारण होता है और ये भी किसके कारण फैलते हैं? वाटर के कारण ही फैलते हैं, यानी इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या हो गया? वाटर। नेक्स्ट दिया है मलेरिया। मलेरिया के बारे में हमने जाना था कि मलेरिया क्या होता है, ये मॉस्किटो के कारण होता है। जब मॉस्किटो हमें काट लेती है, कौन सी मॉस्किटो? फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो के काटने से। तो ये जो मलेरिया है वो कैसा डिजीज़ है? तो ये प्रोटोजुअन डिजीज़ है। मलेरिया कैसा डिजीज़ है? प्रोटोजुअन। और इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है कि मॉस्किटो से ही होगा ये। फिर नेक्स्ट है कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, इसे फ्लू भी कहते हैं। तो यानी खांसी, जो इन्फ्लुएंजा यानी फ्लू होता है तो वो सब किसके कारण होते हैं? ये होता है वायरस के कारण। डिसेंट्री होता है तो ये डिसेंट्री किसके कारण होती है? डिसेंट्री होती है प्रोटोजुआ के कारण। नेक्स्ट देखिए कि कुछ जो डिजीज़ है वो मवेशियों में भी हो जाती है, यानी एनिमल्स होते हैं उनमें भी कुछ डिजीज़ हो जाती हैं। तो देखते हैं कि कौन सा डिजीज़? एंथ्रैक्स। तो एंथ्रैक्स इज अ डेंजरस ह्यूमन एंड कैटल डिजीज़ कॉज्ड बाय अ बैक्टीरियम। ये जो एंथ्रैक्स नाम का डिजीज़ है ये बहुत ही डेंजरस डिजीज़ है और ये ह्यूमन में भी हो जाते हैं और कैटल में भी इस तरह ये जो डिजीज़ है वो हो जाते हैं। और ये किसके कारण होते हैं? ये बैक्टीरिया के कारण होते हैं। कुछ डिजीज़ और बताए गए हैं जैसे फूट एंड माउथ डिजीज़ ऑफ कैटल। कैटल के फुट में और उसके माउथ में होने वाले डिजीज़ जो होते हैं वो हो जाते हैं उसके वायरस के कारण। यानी कैटल में यानी मवेशियों में देखते होंगे उसके पाँव में और उसके मुंह में जो डिजीज़ हो जाती है वो होती है वायरस के कारण। नेक्स्ट क्या बताया कि रॉबर्ट कोच डिस्कवर द बैक्टीरियम विच कॉजेज एंथ्रैक्स डिजीज़। रॉबर्ट कोच ने क्या किया था? बैक्टीरिया का डिस्कवर किया था। किस बैक्टीरिया का? बैसिलस एंथ्रेसिस, जिसके कारण एंथ्रैक्स डिजीज होता है। तो एंथ्रैक्स डिजीज जिस बैक्टीरिया के कारण होता है उसका डिस्कवर किसने किया? रॉबर्ट कोच ने। कब किया था? 1876 में। और उस बैक्टीरिया का क्या नाम था? उसका नाम था बैसिलस एंथ्रेसिस। नेक्स्ट समझ लेते हैं प्लांट्स में होने वाले डिजीज़ के बारे में। जिस तरह हमने जाना कि ह्यूमंस में कौन से डिजीज़ होते हैं, कैटल्स में कौन से डिजीज़ होते हैं, तो अब नेक्स्ट दिया है कि प्लांट्स में होने वाले डिजीज़। तो प्लांट्स में होने वाला डिजीज़ है, फर्स्ट दिया है साइट्रस कैंकर। ये जो साइट्रस कैंकर है वो बैक्टीरिया के कारण होता है और इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन है कि ये एयर के थ्रू फैलते हैं। फिर नेक्स्ट दिया है रस्ट ऑफ वीट, यानी वीट में जो हो जाते हैं डिजीज़ तो वो किसके कारण होता है? फंगी के कारण। इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन है कि ये एयर के थ्रू होगा या फिर सीड्स के थ्रू हो जाते हैं। नेक्स्ट दिया है येलो वेन मोज़ैक ऑफ भिंडी, जिसे ओकड़ा भी कहते हैं। तो ये होता है वायरस के कारण होता है और ये इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, किस तरह फैलते हैं? तो ये इंसेक्ट से फैलते हैं। फूड पॉइजनिंग के बारे में तो आपने सुना ही होगा। ये फूड पॉइजनिंग क्या होता है? तो आप देखते होंगे कि जब भी कोई फूड होता है वो रैपर में, प्लास्टिक वाला जो रैपर होता है उसके अंदर बंद होता है, या फिर जो फूड होते हैं अगर वो एक्सपायर कर जाते हैं तो उसमें वो हमें नहीं खाना चाहिए। या फिर जो भी फूड आप देखते होंगे कि
रोड पे जो इसी तरह खुले में जो फूड आइटम्स बेचे जाते हैं, जैसे कि समोसा, टिक्की, चाट, ये सारे खुले में लोग बेचते रहते हैं। इस पे बहुत सारे इंसेक्ट्स, हाउस फ्लाइज, मॉस्किटोज़ वो इधर उधर से जाकर बैठ जाते हैं और बहुत सारे डिजीज़ फैलाते हैं, जिसके कारण वो अगर वो फूड हम खा लेते हैं तो हमें फूड पॉइजनिंग भी हो जाता है। इसलिए कहा जाता है कि जब भी आप किसी भी फूड को खाइए तो कवर्ड फूड को खाइए, और जब भी कुछ फूड आइटम्स मार्केट से ले रहे हैं तो उस पर पैकेजिंग उसका ज़रूर चेक कर लीजिए कि उस पर जो डेट लिखा है, अगर वो डेट एक्सपायर होगा तो आप उसे नहीं लीजिए। ये सारी बातों का ज़रूर ध्यान रखिए, इससे हमें फूड पॉइजन नहीं होगा। नेक्स्ट दिया गया है फूड प्रिजर्वेशन, यानी फूड को किस तरह प्रिजर्व करें ताकि वो फूड जो है वो अच्छा भी रहे और कुछ दिन तक हम उसे यूज भी कर सकें। कॉमन मेथड्स आर, फूड को प्रिजर्व करने का कुछ कॉमन मेथड्स है, जैसे कि केमिकल मेथड, प्रिजर्वेशन बाय कॉमन साल्ट, प्रिजर्वेशन बाय शुगर, ऑयल एंड विनेगर, हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट्स, स्टोरेज एंड पैकिंग। तो ये सारे फूड को प्रिजर्व करने के कुछ मेथड्स बताए गए हैं। इन सारे मेथड्स का यूज करके हम फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं। जैसे आप देखते होंगे कि बॉइलिंग करने से, यानी हीट और कोल्ड ट्रीटमेंट जो बताया गया, तो उसमें हीट मतलब कि अगर हमारे पास दूध है तो अगर हम दूध को बॉयल कर देते हैं तो हमारा दूध फटता नहीं, यानी ख़राब नहीं होता और वो दूध सुबह से शाम तक चलते रहता है। और जैसे कि ये जो बॉइलिंग किल्स मेनी ऑर्गेनिज्म, बॉयल करने से जितने भी ऑर्गेनिज्म उसमें प्रेजेंट रहते हैं वो ऑर्गेनिज्म किल हो जाते हैं, मर जाते हैं। और फिर अगर हम लो टेम्परेचर पे भी किसी फूड को रख देते हैं, फ्रिज में रख देते हैं, रेफ्रिजरेटर का हम यूज करते हैं, तो लो टेम्परेचर इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स, तो लो टेम्परेचर भी माइक्रोब्स की ग्रोथ को रोकता है। तो इस तरह हम फूड को हीट और कोल्ड ट्रीटमेंट देकर उसे प्रिजर्व कर सकते हैं। अब समझ लेते हैं कि पास्चराइज्ड मिल्क क्या होता है। तो पास्चराइज्ड मिल्क कैन बी कंज्यूम्ड विदाउट बॉइलिंग एज इट इज़ फ्री फ्रॉम हार्मफुल माइक्रोब्स। ये जो पास्चराइज्ड मिल्क होता है वो देखते हैं कि पैकेट में जो मिल्क आता है वो सुबह से लेकर शाम तक अगर हम उसे रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं तो वो यूं ही अच्छा रह जाता है और फटता भी नहीं है, वो दूध ख़राब भी नहीं होता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो ये जो मिल्क होता है जो पैकेट वाला, उसे ही हम पास्चराइज्ड मिल्क कहते हैं। और ये जो मिल्क है वो क्यों सेफ़ रह जाते हैं उसके बारे में हम समझते हैं कि इट इज़ फ्री फ्रॉम हार्मफुल माइक्रोब्स। ये जो मिल्क होते हैं वो हार्मफुल माइक्रोब से फ्री होते हैं। द मिल्क इज़ हीटेड टू अबाउट 70 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 to 30 सेकेंड्स एंड देन सडनली चिल्ड एंड स्टोर। ये जो मिल्क है वो किस तरह तैयार की जाती है? तो इस मिल्क को 70 डिग्री सेल्सियस पे गर्म किया जाता है, उसके बाद 15 से 30 सेकेंड, उसके बाद इसे 15 से 30 सेकंड तक 70 डिग्री सेल्सियस पे इसे गर्म करते हैं। उसके बाद इसे सडनली मतलब जल्दी ही इसे ठंड किया जाता है, फिर इसे स्टोर कर दिया जाता है। बाई डूइंग सो इट प्रिवेंट्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स। इस तरह से ऐसा करने से इसमें जो माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं उनका ग्रोथ रुक जाता है और इट इज़ कॉल्ड पास्चराइजेशन। और यही प्रोसेस क्या कहलाता है? इसे ही प्रोसेस को हम पास्चराइजेशन कहते हैं। ये जो पैकेट वाला मिल्क आता है सुधा का या फिर देखते होंगे राज का, वो सारा जो पैकेजिंग मिल्क आता है उसमें कौन सा प्रोसेस किया जाता है? उसमें पास्चराइजेशन का प्रोसेस किया जाता है, जिसके कारण वो दूध हमें अच्छा मिल पाता है। और ये जो पास्चराइजेशन का प्रोसेस है उसे किसने डिस्कवर किया गया था? द प्रोसेस ऑफ पास्चराइजेशन वाज डिस्कवर्ड बाय लुईस पास्चर। ये जो पास्चराइजेशन का प्रोसेस है उसे डिस्कवर किया था लुईस पास्चर ने। अब हम समझ लेते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में। नाइट्रोजन के बारे में हमने पहले भी जाना कि जो नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में है वो क्या है? गैसेस फॉर्म में होता है। लेकिन हम देखते हैं कि हमारी सॉइल को भी नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है, हमारे प्लांट्स को भी नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है। तभी तो जब हम फूड खाएंगे, जब प्लांट्स के फूड आइटम्स को खाएंगे तो हमारे बॉडी में भी नाइट्रोजन जाएगा। तो ये नाइट्रोजन जो है उस नाइट्रोजन को सॉइल में फिक्स करने का काम करता है। उसमें सॉइल में जो लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं, आप देखे होंगे कि जो लेग्यूमिनस प्लांट्स यानी जो दलहन पौधे होती हैं या फिर जो बीन्स होते हैं, पीज होते हैं, उसके वो जो लेग्यूमिनस प्लांट्स होता है उस प्लांट्स के रूट में जो नोड्स होते हैं उस नोड्स पे राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया पाया जाता है। उस नोड्स पे क्या होता है? राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया होता है। और यही जो बैक्टीरिया होता है वो जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है वो गैसेस फॉर्म में होता है, तो उस नाइट्रोजन को ये गेन करती है, उस नाइट्रोजन को ये एब्जॉर्ब कर लेती है और उससे फिर हमारी मिट्टी को देती है। और इस तरह हमारी जो मिट्टी है, हमारे सॉइल है, वो फर्टाइल बनता है। अब हम नाइट्रोजन साइकिल के बारे में समझ लेते हैं। तो आवर एटमॉस्फेयर है 78% नाइट्रोजन गैस। हमारे एटमॉस्फेयर में
78% नाइट्रोजन गैस है। द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कैन नॉट बी टेकन डायरेक्टली बाय प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है वो डायरेक्टली प्लांट्स और एनिमल्स के द्वारा नहीं लिए जाते हैं। सर्टन बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी प्रेजेंट इन द सॉइल फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड कन्वर्ट इट इनटू कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन। जो कुछ बैक्टीरिया होते हैं जैसे कि ब्लू ग्रीन एल्गी या फिर जिसे साइनोबैक्टीरिया के नाम से भी जाना जाता है, वो बैक्टीरिया जो है वो नाइट्रोजन को एटमॉस्फेयर से जो नाइट्रोजन होता है उसे लेकर सॉइल में फिक्स करते हैं और फिर उसे नाइट्रोजन के कंपाउंड्स में कन्वर्ट करते हैं। वंस नाइट्रोजन इज कन्वर्टेड इनटू देयर यूजेबल कंपाउंड्स इट कैन बी यूटिलाइज्ड बाय प्लांट्स फ्रॉम द सॉइल थ्रू देयर रूट सिस्टम। एक बार जब नाइट्रोजन कंपाउंड्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है तब फिर उसका यूज प्लांट्स सॉइल से करते हैं और फिर उसके रूट जो हैं वो भी रूट के थ्रू सॉइल में जो नाइट्रोजन प्रेजेंट रहता है वो रूट के थ्रू फिर प्लांट्स उसको यूज करते हैं। नाइट्रोजन इज देन यूज फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्लांट्स प्रोटीन्स एंड देयर कंपाउंड्स। नाइट्रोजन जो है वो क्या करते हैं, जितने भी प्लांट्स होते हैं उस नाइट्रोजन का यूज करके अपने फूड को प्रिपेयर करते हैं और उसे प्रोटीन्स और जितने भी अदर कंपाउंड्स होते हैं वो मिलते हैं। एनिमल्स फीडिंग ऑन प्लांट्स गेट दीज न्यूट्रिएंट्स प्रोटीन्स एंड अदर नाइट्रोजन कंपाउंड्स। एनिमल्स भी जो है वो अपने भोजन के लिए प्लांट्स पे डिपेंड है और उससे भी वो न्यूट्रिएंट्स प्रोटीन्स और अदर नाइट्रोजन कंपाउंड्स उनसे मिलते हैं एनिमल्स को। व्हेन प्लांट्स एंड एनिमल्स डाई माइक्रोब्स कन्वर्ट नाइट्रोजनस वेस्ट इनटू नाइट्रोजनस कंपाउंड्स टू बी यूज्ड बाय प्लांट्स अगेन। जितने भी प्लांट्स या एनिमल्स है जब वो डाई कर जाते हैं तो जो माइक्रोब्स हमारे सॉइल में प्रेजेंट होते हैं वो माइक्रोब्स उसे नाइट्रोजनस वेस्ट में कन्वर्ट जो होते हैं उसे फिर नाइट्रोजनस कंपाउंड्स में कन्वर्ट कर देते हैं और फिर उसका यूज फिर प्लांट्स फिर करते हैं। तो इस तरह ये प्रोसेस चलते रहता है। सर्टेन अदर बैक्टीरिया कन्वर्ट्स सम पार्ट ऑफ देम टू नाइट्रोजन गैस विच गोज बैक इनटू द एटमॉस्फेयर। कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो फिर कुछ नाइट्रोजन गैस के कुछ पार्ट्स को लेते हैं फिर उसे फिर यूज करते हैं। तो इस तरह ये सारे प्रोसेस चलते रहते हैं। फिर जो नाइट्रोजन है वो फिर हमारे एटमॉस्फेयर में चला जाता है। फिर जो बैक्टीरिया होते हैं प्रेजेंट उसके जो लेग्यूमिनस प्लांट्स के रूट में वो फिर एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को लेते हैं। तो इस तरह ये सारे प्रोसेस चलते रहते हैं। इस तरह ये हमारे एनवायरनमेंट में या हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन साइकिल का प्रोसेस चलते रहता है। आई होप आपको इस वीडियो से बहुत सारी नॉलेज मिली होगी। ये जो नोट्स आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं वो एनसीईआरटी के बुक से लिए गए हैं और एनसीईआरटी के एक एक पॉइंट को मैंने डीपली पढ़ा है। उसके बाद ये नोट्स मैंने प्रिपेयर किए हैं आपके लिए। तो आप इस सारे नोट्स को देखिए और बिल्कुल ईजी वे में समझिए। और अगर आपकी कोई भी क्वेरीज़ है तो अपनी क्वेरीज़ को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। मैं आपकी क्वेरीज़ को ज़रूर देखूँगी और उस पर अगर मुझसे हो सकेगा तो मैं आपकी क्वेरीज़ को दूर करने का भी कोशिश करूँगी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग। अगर आप पहली बार मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं तो अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कीजिए।